हेलो गाइस, आज अपन बात करेंगे एसे राइटिंग के बारे में। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बात करेंगे चीज़ों के बारे में जो मिस्टेक्स आपको नहीं करना है वरना आपका नंबर डिडक्ट हो सकता है। और साथ में आप इसको कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, इसको कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है? और साथ में मैं कुछ कॉमन सेंटेंसेस यहाँ पे आपको बताऊँगा, ठीक है? कुछ कॉमन फ्रेसेस इस वीडियो के जब एंड पे मैं कुछ कॉमन फ्रेसेस के बारे में डिस्कस करूँगा, जो आप एवरी ऐसे में जो है इस कॉमन फ्रेजेस को यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो पहले शुरू करते हैं। इस वीडियो में अपन क्या-क्या बात करेंगे कि हाउ टू स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर योर आंसर, ठीक है? उसके बाद है वर्ड अरेंजमेंट के बारे में इस वीडियो में अपन बात करेंगे। साथ में एक थोड़ा-सा टाइपिंग स्पीड भी आपको कितना स्पीड आपको रखना है। तीसरा है इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि कौन-सा जो मिस्टेक्स है आपको नहीं करना है और चौथा कि आपको पहले आंसर लिखने से पहले कौन सा ट्रिक आपको फॉलो करना है तो आपका आंसर जो है आप अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है? तो ये चार चीजें अपन आज डिस्कस करेंगे। हाउ टू स्ट्रक्चर योर आंसर, देखिए जब भी एंड कौन सा ट्रिक आपको फॉलो करना है। देखिए कोई भी अगर ऐसे हो ना तो पहले आप इंट्रो दीजिएगा, ठीक है? पहले आप इंट्रो दीजिएगा। साथ में कुछ मिस्टेक्स जो है, मिस्टेक का मैं बात करूँ, कुछ मिस्टेक जो हम करते हैं, एक है बुलेट, ठीक है? उसके बाद नंबरिंग, ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है? ये सब नहीं करना है, ये बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करेंगे। आपको पैराग्राफ में आंसर लिखना है, पैराग्राफ में जो है इसका आंसर लिखना है। तो इंट्रोडक्शन, जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बहुत शॉर्ट में, ठीक है? फिर मेन, उसके बाद आता है मेन बॉडी। मेन बॉडी आप वर्ड लिमिट अगर 200 वर्ड है तो आप इसको एक पैराग्राफ में कर सकते हैं या फिर इसको दो पैराग्राफ में लिख सकते हैं, ठीक है? ये एक पैराग्राफ हो गया, ये दो हो गया और एक है कंक्लूजन, ठीक है? एक है कंक्लूजन। ध्यान में रखिएगा मेन बॉडी का लेंथ आपका सबसे ज्यादा होगा, ठीक है? लेंथ है सबसे ज्यादा होगा, इंट्रो और कंक्लूजन का उनके हिसाब से कम होगा। ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। तो पहले जब आप ऐसे देखेंगे, आपको अपने सीट पे ऐसे डिजाइन कर लेना है कि इंट्रो, ठीक है, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रो में आप क्या लिखिएगा, बहुत शॉर्ट में कुछ डेटा आपको अगर याद है उसको आप लिख लीजिएगा। कैसे आप लिखिएगा तो उसको आप इसको अरेंज कर लीजिएगा बहुत बहुत ज्यादा शॉर्ट में। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ये करते नहीं है, ठीक है? तो इसका चलते प्रॉब्लम क्या होता है कि आप जब आंसर लिखने जाओगे ना, आप बीच में फंस जाओगे, इसके बाद लिखना क्या है, फिर आपका टाइम लॉस होगा। तो इसके अगर 2 से 3 मिनट या 5 मिनट आप पकड़ लो, आप इसमें दो, ठीक है? आप इसको इसमें दो, क्योंकि देखिए अगर 500 वर्ड देते हैं ना, मान लीजिए किसी वो 500 वर्ड का आपको ऐसे लिखने दिया, आप इसको 450 वर्ड में खत्म करते हैं, नो इशू, ठीक है? हाँ हाँ, आप अब इसको कम नहीं कर सकते पर ऐसा इशू नहीं आएगा। या तो आप इसको 530 वर्ड में खत्म किए फिर भी कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है? पर आपके आंसर में जो है दम होना चाहिए, ठीक है? कोशिश कीजिए कि वर्ड काउंट कम ना हो, पर 20-30 ऐसा चलता है। और ज्यादा भी ज्यादा मत लिखिए, ज्यादा वर्ड काउंट नहीं जाइएगा, एक तो टाइम वेस्ट है, प्लस आपका नंबर भी डिडक्ट हो सकते हैं। तो ये आपका बॉडी है। मेन बॉडी में आपको क्या क्या लिखना, आप पहले स्ट्रक्चर कर लीजिएगा। उसके बाद कंक्लूजन, तो आपको यही फॉलो करना है, ओनली पैराग्राफ, नो बुलेट, नो नंबरिंग, ठीक है? दूसरा चीज है जो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे में बहुत सारे प्रॉब्लम करते हैं कि मान लीजिए एजुकेशन सेक्टर के बारे में बताया दिया गया, ठीक है? एंड और या तो आपको एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया कि एग्रीकल्चर, तो बच्चे आंसर लिखना कैसे चालू करते हैं कि इंडिया इज ए वेरी वास्ट, very dense India has a very dense agricultural land. Most of the farmers are small and marginal. ऐसे आपको नहीं लिखना है। ये 1-2 का क्लास नहीं है जब हम लोग लिखते थे कि इंडिया इज सो डेमोक्रेटिक कंट्री, इट हैज सो मेनी रिलीजन्स। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। आपको पहला लाइन, देखिए आपका फर्स्ट लाइन जो होगा ना, फर्स्ट लाइन आपका मेन मोटिव होगा, आपको ग्रैब अटेंशन, आपको अटेंशन ग्रैब करना है एग्जामिनर का, ठीक है? जहां पे आपका ऐसे लिखने का है, ये मतलब आपका एग्जाम जो है किसी के द्वारा चेक किया जाएगा, ठीक है? तो आपका अटेंशन ग्रैब करना है। जैसे एग्रीकल्चर के मैं बात करूं, ठीक है, तो वहां पे आप इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग कर सकते हैं, इन इंडिया, ठीक है, 60% पॉपुलेशन आर लिविंग रूरल एरियाज वेयर, ठीक है, 49% बिलोंग्स टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एंड अमong देम 52%, फॉर एन एग्जाम्पल
बिलोंग्स टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो यहाँ पे आपने डेटा दे दिया कि ये आपको सुनने के लिए अच्छा लगा। ठीक है, अब जो पहला लाइन आपको ग्रैब अटेंशन करना है, उसका रीजन है, आप ये जब कीजिएगा तो ये एक गुड इंप्रेशन देता है एग्जामिनर को। ठीक है, गुड इंप्रेशन देता है। तो इससे आपका क्या होगा, बाकी बीच में अगर आप कुछ सेंटेंस वगैरह फ्रेज वगैरह यूज करके अगर उसका, हाँ आपके सेंटेंस में आंसर में दम होना चाहिए, पर अगर ऐसा जब आप करते हैं ऑलरेडी एक इंप्रेशन खड़ा हो जाता है, उसके बाद आपको वो वैल्यू बढ़ जाता है बाकी जो पेपर से। तो ये आपको फॉलो करना है। ठीक है, इसके लिए फैक्ट का वीडियो वो भी मैं लाने का कोशिश कर रहा हूँ, इतना टाइम कम है। इसको मुझे पहले थोड़ा सा ये करना चाहिए था, फिर भी ठीक है, देखते हैं कितना दूर होता है। आप खुद से भी थोड़ा डेटा इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको फॉलो करना है ऐसे राइटिंग में। ठीक है, ये जो चीजें हैं इसको थोड़ा सा आप लिख लीजिए। तो ये आपको जो है फॉलो करना है। और टाइपिंग स्किट का मैं बात करूं, टाइपिंग आपको मिनिमम 25 से 30 वर्ड्स पर मिनट आपको होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 घंटे का एग्जाम है, और ये अगर आपका स्पीड होगा तो आप इसको कर सकते हैं। जो बिना कीबोर्ड देखे टाइप कर सकते हैं वेल एंड गुड है, और जो नहीं सकते आप अपने एरर के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको माइंड दो जगह काम करेगा। और आज आप एक काम कीजिए, एक आंसर तो एटलीस्ट लिखिए, मेरा बात सुनिए। मतलब एक आंसर ना, आप एग्जाम से पहले एक भी आंसर आप ऐसे पेज में लिख लो, एक पेज में ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन करके। ठीक है, एक पेज में ऐसा डिजाइन करके आप लिख लो, या तो आप टाइप कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, आप टाइप करके एक आंसर आप लिख लो, वहां पे आपसे पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें आप सुधर जाएंगे। तो ये आपको एक फॉलो करना है इसका। ठीक है, उसके बाद चले जाते हैं कि सेंटेंसेस क्या क्या है। ठीक है, सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा, जो आप डिफरेंट चीजों में यूज कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान में रखिएगा, ये सेंटेंस आपके हेल्प के लिए है। ठीक है, और बाकी तो आपको एग्जाम को जो आंसर है वहां पे आपको डेटा और फैक्ट्स वगैरह पता होना चाहिए। ठीक है, पहला हेडिंग देते हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या सेंटेंस यूज कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में जो पहला सेंटेंस है, इन द कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड, इसका मतलब है मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में क्या है। मान लीजिए कि कोई सोशल मीडिया यूज ऑफ मेंटल इफेक्ट, ऐसा कुछ दिया गया है, तो आप इसको शुरू कर सकते हैं, इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, मतलब मॉडर्न टेक्स्ट में सोशल मीडिया इज एक्चुअली हार्मिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ एडोलेशन एंड गर्ल्स यूथ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको चालू कर सकते हैं। दूसरा दूसरा है इन रिसेंट ईयर्स, इस तरीके से चालू कर सकते हैं। उसके बाद आप जो अगर इशू के बारे में दिया हुआ है, मान लीजिए तो इन रिश्यू द इशू ऑफ समथिंग इज अराइजिंग। ठीक है, उसके बाद आप इसको डेटा दे सकते हैं उसके सपोर्ट के लिए। ठीक है, इस तरीके से आप इसको चालू कर सकते हैं। तीन है, कोई टॉपिक मान लीजिए दिया हुआ है, कोई कोड दिया हुआ है, द टॉपिक ऑफ, ठीक है, हैज गेन्ड सिग्निफिकेंट अटेंशन। ठीक है, उसको इम्पोर्टेंस के लिए आपको देना है। आपको देखिए स्ट्रक्चर कैसे करना है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, और मेरे वहां पे क्लिक क्लिक नहीं हुआ था। आपको इंट्रो देना है। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, उसका थोड़ा बैकग्राउंड बताना है। मेन कॉन्टेक्स्ट में आपको प्रॉपरली वहां पे एक चेनी है कि वहां पे क्या स्थिति है, क्या हो रहा है, जो मेन इंफॉर्मेशन है देना है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, आपको यहाँ पे किसी भी साइड नहीं लेना है, किसी का भी साइड नहीं लेना है। मान लीजिए ऐसा कोई टॉपिक दे दिया, ठीक है, जो डिबेटेबल है, ठीक है, आपको यहाँ पे किसी का भी साइड नहीं लेना है। आपको पूरा गवर्नमेंट को गलत नहीं बोलना है। अब मान लीजिए गवर्नमेंट को गाली देने लगे उसमें, ठीक है, और एक कोई है सब, शायद आप सपोर्टर हो तो आप उसको तारीफ करने लग जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा जो पोजीशन अपना रखना है वो न्यूट्रल रखना है। वो आपको थिंकिंग प्रोसेस को दिखाता है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि, या मान लीजिए कोई स्कीम के बारे में है तो आप लिख सकते हैं कि दिस स्कीम हैज गेन लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस इन रूरल एरियाज, बट सम ऑब्स्टकल्स आर स्टिल रिमेन्स देयर, इंक्लूडिंग lack of repayment, lack of delay of payments, lack of monitoring, lack of transparency, but still government is trying to improve that condition and still is going to be in a better way। ठीक है, इस तरीके से आपको एक फिनिश करना है एक पॉजिटिव नोट के साथ। तो ये आप ध्यान पे रखिएगा हर एक आंसर में। बैक टू दैट, हमारा फ्रेजेस जो था, ठीक है, हमारा फ्रेज के में लौटते हैं। उसके बाद है द एसे
एम्स टू एग्जामाइन, ये आपको कब लिखना है, जब आप किसी चीज का पर्पस लिख रहे हो, ठीक है। आप पर्पस या ऑब्जेक्टिव लिख रहे हो तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, उसके बाद आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद है इट इज वाइडली एक्नॉलेज दैट, ठीक है, ये आपके सपोर्ट के लिए है, ठीक है। इसको भर भर के इसको इस्तेमाल मत करने लगना, इसको सपोर्ट के लिए है, जाकि आप इसको थोड़ा सा अच्छे से अपना इंग्लिश को थोड़ा अच्छा कर पाओ, ठीक है। इसको आप कैसे कब यूज करेंगे, जब जनरल कोई ट्रूथ आप बताओगे, ठीक है। इट इज वाइडली एक्नॉलेज दैट, मतलब सबके द्वारा एक्नॉलेज किया जाता है। उसके बाद है बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। वहां पे कौन कौन सा सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन में हो गया हिस्टोरिकली स्पीकिंग, ठीक है। ये आप कब यूज कर सकते हो, जब किसी चीज का पास्ट से लिंक दिखा रहे हो, कि मान लीजिए पहले कुछ घटना हुआ था, उसका वजह से कुछ ये हो रहा है, तो वो आप दिखा सकते हो। उसके बाद है फ्रॉम ए बॉर्डर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम ए बॉर्डर पर्सपेक्टिव, ठीक है। इसको एक पूरा ओवरऑल एक व्यू दिखाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। फ्रॉम ए बॉर्डर पर्सपेक्टिव, NRLM has expanded its working areas in all over rural areas in India, ठीक है। एक बॉर्डर पर्सपेक्टिव में आप इसको दिखा सकते हो। उसके बाद है एट इट्स कोर रेफर्स टू, डैश रेफर्स टू मतलब यहाँ पे वो आएगा, फिर आप उसको कर सकते हो, ये जब आप डेफिनेशन कुछ दे रहे हो तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद है इन सिंपल टर्म्स, मतलब आसान भाषा में, इसको आप यूज कर सकते हो। फिर आप किसी चीज को क्लैरिफाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है दिस फेनोमिना कैन बी अंडरस्टूड एज, उसके बाद आप सेंटेंस कर सकते हो, ठीक है। ये आप बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद है जो हमारा नेक्स्ट है, इसको आप कुछ बार बार इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। आपका मेन बात है ना, इसको आप मिनिमम 3 से 4 बार देखिए, मेरी बात मानिए, इस वीडियो को लाइन को बार बार देखिए। उसका रीजन ये होगा कि आप इसको अभी प्रैक्टिस करने का आपके पास टाइम नहीं है, तो इसको आप जैसे खाते खाते इस थोड़ा सा देख लिए ना, जब एग्जाम टाइम आएगा उस टाइम ये वर्ड आपको नॉक करेगा, याद आएगा लिखने के लिए, तो दैट इज मेन इंपॉर्टेंट, वो आप डिलीवर कर पाओ, ठीक है। तो इसके लिए ज्यादा मत करो, पर जितना करो उसको थोड़ा ज्यादा रिवाइज करके जाओ, 4 या 5 बार, तो वो आपके दिमाग में क्लिक करेगा, ठीक है। मान लीजिए कोई आर्गुमेंट आपको करना है, कोई आर्गुमेंट आपको करना है, ठीक है। आर्गुमेंट के कोई डिबेटेबल दिए आपको, वहां पे आर्गुमेंट करना है, तो वहां पे आ, आप ऐसा कर सकते हो, की एस्पेक्ट वन ऑफ द की एस्पेक्ट इज, फिर आप इसको लिख सकते हो। उसके बाद है अनदर इम्पोर्टेंट डायमेंशन, अनदर इम्पोर्टेंट डायमेंशन इज, मतलब उसका कुछ अलग नजरिया आप इसको दिखाने के लिए इसको कर सकते हो। उसके बाद है अ क्रूशियल फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस इज, उसके बाद आप इसको फैक्टर को डिस्कस कर सकते हो। उसके बाद आप कर सकते हो दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन, उसके बाद आप सेंटेंस यूज कर सकते हो। उसके बाद आप कर सकते हो एन एग्जाम्पल, किसी चीज का एग्जाम्पल देने के लिए, किसी सपोर्ट करने के लिए किसी को, किसी आपके सेंटेंस को, एस एग्जाम्पल ऑफ दिस कैन बी सीन इन, मान लीजिए कोई रिपोर्ट हो गया इन नीति आयोग रिपोर्ट वेयर 30% ऑफ एडुकेशन द एजुकेशन रेट इज डिक्लाइनिंग इन बिहार, ठीक है। आप इस तरीके का आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद है कॉज एंड इफेक्ट, बहुत कॉमन है, बहुत जगह हम यूज करते हैं ऐसे सेंटेंस को,
ठीक है? इसको अभी आप यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए कोई आपको कुछ किसी का कारण दिखाना है, तो आप इस तरीके से लिखते हो, दिस इज़ प्राइमरीली ड्यू टू, फिर आप इसको कॉज़ दिखा सकते हो, ठीक है? उसके बाद है एज़ अ रिज़ल्ट, किसी चीज़ का इफ़ेक्ट दिखाने के लिए, ठीक है? मान लीजिए ऐसा हुआ, एज़ अ रिज़ल्ट कुछ यहाँ पे इफ़ेक्ट हुआ है, तो एज़ अ रिज़ल्ट दिस लीड्स टू, दिस लीड्स टू, ठीक है? मान लीजिए कि कुछ ऐसा हुआ, वो दिस लीड्स टू अ ग्लोबल चेंज, ठीक है? दिस लीड्स टू अ ग्लोबल चेंज और दिस लीड्स टू अ रूपी डिक्लाइनेशन इन इंडिया। कोई एक रीजन के बाद आप इसको लिख के उसका इफेक्ट दिखा सकते हो। उसके बाद है कॉन्सिक्वेंटली, ये वर्ड आप यूज कर सकते हो फॉर्मली इफेक्ट दिखाने के लिए, फॉर्मल इफेक्ट। इसको बार बार देखो ताकि ये सेंटेंस ना आपके दिमाग में बैठ जाए। चाहे आप इसको लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना है तो आप इसको बार लिख के आप उसको जो अपने कॉपी को उसको रिवाइज कर सकते हो या बार बार इस वीडियो को देख सकते हो। उसके बाद दिस इन टर्न इफेक्ट्स, ये कब यूज करना है, जब कोई चेन रिएक्शन हो, है ना? ये घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, तो कोई चेन रिएक्शन हो तो इसको आप इस यूज कर सकते हो कि वो दोबारा घटेगा, ठीक है? इसको आप कर सकते हो। आपका जो ऐसे का लैंग्वेज है वो याद रखना, वो आपको हमेशा सिंपल वर्ड में लिखना है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है इसको, ठीक है? सब सिंपल वर्ड मतलब मेरा मीनिंग है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? यही आपको करना है, सब्जेक्ट से चालू करना है, ऑब्जेक्ट में खत्म करना है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत लेके जाइएगा। जैसे आपने कोई सेंटेंस कर दिया, ड्यू टू फिनोमिनल चेंजेस ऑफ दैट दिस कैन हैपन, ऐसा आपको इतना कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना है, क्योंकि इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको सिंपल सेंटेंस करना है, उससे आप गलती कम करोगे। उसके बाद अपन देखते हैं कि एडिंग एविडेंस, एडिंग एविडेंस, कुछ एविडेंस आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो या लॉजिक, ठीक है? जब आप उस किसी की चीज के लिए देते हो तो उसमें आप क्या क्या सेंटेंस यूज कर सकते हो। जैसे कोई डेटा आप शो कर रहे हो तो अब आप इस चीज का यूज कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है स्टडीज इंडिकेट दैट, फिर आप इसको कर सकते हो। उसके बाद है इट इज ऑफन आर्ग्यू दैट, इट इज ऑफन आर्ग्यू दैट, ठीक है? आप कर सकते हो। उसके बाद है एक्सपर्ट सजेस्ट दैट, ठीक है? ये वाला आप मत करना, यहाँ पे जो एक्सपर्ट की जगह उसका नाम दे देना, अगर आपको पता है तो, ठीक है? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है या कोई इंडिविजुअल है। उसके बाद है रिसर्च हैज सोन, रिसर्च हैज सोन दैट, ठीक है? फिर आप इसको कर सकते हो। किसी चीज का मान लीजिए आपको विरोध करना है, आपको ऑपोजिट बोलना है, विरोध नहीं ऑपोजिट बोलना है, ठीक है? तो आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हो। मान लीजिए ये एक काम करता है, उल्टा इसका ये भी इफेक्ट है, तो उस टाइम आप ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द कॉन्ट्ररी यूज कर सकते हो कि इसके कारण से ये हो रहा है पर उसका उल्टा भी हो रहा है, तो ऑन द कॉन्ट्ररी ये भी कर रहा है, ठीक है? तो इस जगह आपको यूज करना है। इन कॉन्ट्रास्ट भी यूज कर सकते हो, इन कॉन्ट्रास्ट। उसके बाद है ऑन द, ऑन वन हैंड, दे के आप इसको आंसर को लिख सकते हो। ऑन द अदर हैंड, देखे आप दूसरा चीज लिख सकते हो, ठीक है? दो पर्सपेक्टिव यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद however it is equally important to note, फिर आप इसको लिख सकते हो। उसके बाद है while this is true, while this is true, फिर इसको आप लिख सकते हो। उसके बाद है comparison, compared to this, ठीक है? this something happen, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है? आप कंक्लूजन के लिए एक जो है प्रॉब्लम सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन ये वाला बहुत आपको हेल्प करेगा ये सेक्शन, तो इसको भी आप थोड़ा सा नोट कर लेना, ये इस वीडियो को बार बार देख लेना। जो है इसको आप बहुत ज्यादा यूज करते हो अपने इन माय ओपिनियन, ठीक है? अगर आपसे ये वाला आपको तभी यूज करना है जब आंसर में आपका ओपिनियन मांगा हो।
अदरवाइज ये आपको नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद है इट कैन बी आर्ग्यू दैट, उसके बाद है फ्रॉम ए प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम द प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट। फोर्थ है देयर इज नो denying द फैक्ट दैट, उसके बाद आपको फैक्ट देना है। उसके बाद है दिस हाईलाइट्स द नीड्स फॉर, मान लीजिए आप बता रहे हैं कि गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं वहाँ पे एमआईएस का जो सॉफ्टवेयर है उसका सुधार होना चाहिए। तो आप इसको इस तरीके से कह सकते हो कि लॉट्स ऑफ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज हैपनिंग, लॉट्स ऑफ फेक डेटा आर हैपनिंग ऑन एमआईएस एंड देयर इज नो प्रॉपर platform for to verify those data, so this highlights the needs for a proper MIS system with proper verification procedures, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। और लास्ट में जो अपन बात करेंगे वो है कंक्लूजन के बारे में, कि कंक्लूजन में आप क्या क्या यूज कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो के एंड में मैं कुछ जो है और टर्म दे दूंगा जो अब ऐसे मतलब यूनिवर्सली आप इसको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। वो है पहला टू कंक्लूड, पहला इन कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट, ये आप लास्ट सेंटेंस में यूज कर सकते हो तो एग्जामिनर को भी लगेगा आपने ये आंसर बीच में नहीं छोड़ा है, आप इसको कंप्लीट किए हो, यू यूटिलाइज योर टाइम, ठीक है। ऐसा नहीं लगना चाहिए आप आंसर लिखते लिखते बीच में चले गए। 10 द डिस्कशन हाइलाइट्स, डिस्कशन हाइलाइट्स। उसके बाद है ओवरऑल द इशू, ठीक है। ये आप बहुत जगह यूज करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटेंस, डिमांड्स द इशू डिमांड्स सीरियस अटेंशन। उसके बाद है होलिस्टिक अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच इज द नीड फॉर द आवर, ठीक है। तो ये आप यूज कर सकते हो और कुछ और भी सेंटेंसेस है जैसे कि इन द लॉन्ग रन, ये भी आप यूज कर सकते हो, हर एक ऐसे में फिट हो जाता है। टू ए ग्रेट एक्सटेंट, ये भी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। उसके बाद एट बोथ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल। उसके बाद दिस कैन नॉट बी इग्नोर्ड इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और कुछ वर्ड है जो आप यूज कर सकते हो जैसे अपार्ट फ्रॉम दैट, फिर मैंने बोला ऑन द कॉन्ट्ररी या ऑन द कॉन्ट्ररी और ऑन द अदर हैंड, दिस स्टिल द इशू स्टिल रिमेन्स, ठीक है। ये भी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद है नेक्स्ट, ये भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। 10 कोई कुछ इफेक्ट दिखाने के लिए एज, ठीक है। तो ये सब आप यूज कर सकते हो। तो एक बार अगर आपने नहीं लिखा है तो अब वीडियो को बार बार थोड़ा देख लीजिए, मैं एक एक बार करके पूरा दिखा देता हूँ। अगर वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला है, देखिए बहुत टाइम कम करने में बहुत ज़्यादा हम लोग खर्च रहे हैं आपके लिए, ताकि आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत बढ़िया जाए। तो इसके लिए हम लोग को जस्ट एक डिमांड है, आप गुरु दक्षिणा समझ लेना कि एक लाइक कर दो, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अगर आपने ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हो तो आप ज्वाइन कर लो और कमेंट करो।
कैसा लगा आपको वीडियो? अगर और भी कुछ हेल्प चाहिए आपको तो कमेंट करो, हम लोग ज़रूर सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है? चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच। मैं देखता हूँ वो फैक्ट्स वाला वीडियो मैं ला पाता हूँ कि नहीं। अगर मैं ला पाऊँ मैं ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में, चैनल में मैं बता दूँगा, आप उसको जॉइन कर लो। ठीक है? चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।